और ये जो पिछले 6 साल में काम हुआ है, क्या आपने 6 साल में 5 टनल बनाई है? हजारों किलोमीटर आपके बॉर्डर के ऊपर एक साधारण सी कार नहीं चलती थी, वहां बड़े बड़े टैंक चलने के लिए सड़कें बनी हैं। यह काम बड़ी खामोशी से हुआ है। चाइना को इसी चीजों की परेशानी है। चाइना का संकट यह है कि कोरोना फैलाने के बाद पूरी दुनिया में बदनाम भी हुआ और अलग थलग भी हुआ। 123 देशों ने उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कोरोना कहां से आया, कैसे आया, चाइना की इसमें क्या भूमिका है। उसे अलग थलग होने की वजह से जो उसे लगता था कि जो मेरी ताकत है, अगर इस खित्ते में, इस इलाके में अगर उसकी ताकत कमजोर होगी तो चाइना कमजोर पड़ेगा और चाइना के ऊपर हर कोई हावी हो जाएगा। चाइना का जो बॉर्डर है उससे 13 देशों का बॉर्डर लगता है। एक देश से भी उसके संबंध ठीक नहीं है क्योंकि उसकी अपने की आदत है। लिहाजा उसने सोचा कि इस हालात में अगर मैं डिफेंसिव रहूंगा तो दुनिया मुझ पर हावी हो सकती है। उसी को ध्यान में रख करके उसको पता है कि भारत, अमेरिका, रूस और पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की पोजीशन दूसरी है। लिहाजा इस एजेंडे के तहत ये लद्दाख में घुसपैठ की गई है ताकि भारत का जनमानस 1962 को याद रखे और चाइना से लड़ने की हिम्मत न कर सके, सामाजिक तौर पे न कर सके, सामूहिक तौर पे न कर सके, डिप्लोमेटिक तौर पे न कर सके, पॉलिटिकल तौर पे न कर सके। इसलिए उसने ये कोशिश की, लेकिन चाइना का ये दांव इस बार उल्टा पड़ गया है। अब चाइना के सामने संकट यह है कि ना उससे खाते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो एक तरफ तो बातचीत चाहता है और दूसरी तरफ फौज। तो फौज को जो सबक सिखाया है और उसके बाद भारत की रक्षा मंत्रालय ने, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में तीनों सेनाओं की मीटिंग के बाद आपने लद्दाख के बॉर्डर पे जाकर के मिसाइल लगा दी और यह साफ मैसेज दे दिया है कि इस बार भारत किसी हिंदी चीनी भाई भाई के झूठे फ्रॉड में नहीं फंसने वाला। चाइना की बौखलाहट इसलिए हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने, वियतनाम ने, जापान ने, सबने भारत का साथ देने की मान ली है। वो अपने ही क्षेत्र में घिरता हुआ चला जा रहा है। हिंद महासागर के अंदर अमेरिका के 3 बड़े बेड़े खड़े हुए हैं। लोग बार बार कहते हैं कि उसके पास फौज है, लेकिन उसकी फौज को कितनी जगह कितने मोर्चों पे लगाना पड़ रहा है ये लोग नहीं समझ रहे। लिहाजा चाइना ने गलत समय पे, गलत आदमी के समय पे भारत के साथ छेड़छाड़ की है। अपने एक बयान में भारत की सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए आदमी ने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, हमारी संस्कृति में छेड़ना नहीं है, लेकिन अगर हमें किसी ने छेड़ा तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। लिहाजा आज चाइना को लेकर के इस देश के अंदर किसी किस्म की कोई कुंठा, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आज तरह तरह के बायकॉट हो रहे हैं, कुछ भावनात्मक भी हैं, कुछ टाइमली भी हैं, लेकिन सत्ता पे बैठे हुए आदमी के पास अभी पूरे 4 साल है। भारत में चुनाव जीतने की जो मजबूरियां होती हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पास नहीं है। सिर्फ मुझे लगता है कि ये डिले होगा नवंबर तक। जैसे ही अमेरिकन पार्लियामेंट के रिजल्ट बाहर आएंगे उसके बाद एक्शन शुरू होगा। ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, दूसरे सोर्सेज से है और जो मैं एनालाइज कर रहा हूं उससे है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ से हर आदमी अपने अलग को, किसको कहां रखना है, कैसे रखना है, किसके साथ बात करनी है, किसको चुप करना है, किसको रोकना है, किसको खेमे में जाने से रोकना है, ये तमाम बातें चली जा रही हैं। लिहाजा भारत और चाइना के बीच में हर हालत में कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है और चाइना को इस बात मुंह की खानी पड़ेगी। लिहाजा चाइना के और भारत के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, इतना ही भरोसा दिला सकता हूं कि जो हमारे अंदर ताकतें हैं, जो देश के अंदर देश राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उसको हैंडल करना
सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एक बड़ी टीम हमारी इंटेलेक्चुअली उनको काउंटर कर रही है, पिछले 4 साल से कर रही है, लेकिन वो इतनी डीप रूटेड हैं, इतने गहरी उनकी जड़ें हैं, वो पैसे से मजबूत हैं, वो साधनों से मजबूत हैं, वो संपन्नता से मजबूत हैं, लेकिन इसके बाद जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, न वो पैसे से बहुत मजबूत है, न व्यवस्था से बहुत मजबूत है, न संपत्ति से बहुत मजबूत है। लिहाजा इस सब के बावजूद भी उनके अंदर राष्ट्र की प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण है वो उनको जिंदा रखे हुए है। और हम सबको पूरी उम्मीद है कि देश के अंदर जो गद्दार ताकतें हैं हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चाइना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, अगर समाज के अंदर झूठ बोलने और झूठ सुनने की बीमारी समाप्त हो जाए, वो समाज दुनिया का सबसे ताकतवर समाज होता है। इसलिए हमने एक नहीं कई सारे झूठ गढ़े और उन झूठों को लगातार जीते रहे। इसलिए हमारी कोशिश यह है कि भारत के संविधान के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, भारत के इतिहास के साथ जो गलत अपराध हुआ है, उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे जनमानस को उसके प्रति जगाया जाए, कैसे उसकी चेतना को जगाया जाए, और कैसे 70 साल में जो मानदंड बने थे उनको किस तरीके से इस देश के जिहादी मुसलमानों को जो पाकिस्तान बना करके यहां से नहीं गए उनको अपीस करने के लिए कई भारत की परंपराओं को पिछले 70 साल में हटाया गया। उसकी 2 या 3 मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं जो आपके रहते हुए भी आपने देखा होगा, लेकिन कब चीजें वो गायब हो गई आपको पता नहीं चला, और उनके गायब होने से कुछ ताकतों को ऐसा लगा कि हम कुछ भी इस देश में कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हजारों साल की सनातन परंपराओं और आदर्श के साथ आज के इस्लामिक जिहाद और भीड़ तंत्र से आप नहीं लड़ सकते। अगर आपको सनातनी आदर्श प्यारे हैं, वो परंपराएं, वो मूल अगर आपको प्यारी है, उन मूल्यों को बचाने के लिए हर हालत में आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। जिस हथियार से, जिस मानसिकता से आपके सामने वाला लड़ रहा है, आपको उसी हथियार से लड़ना होगा। आदर्श की स्थिति जब अच्छी लगती है, जब समाज आदर्श होता है, तब पुलिस आदर्शवादी होती है, तब व्यवस्था आदर्शवादी होती है। हम सनातनी लोग दंगाइयों का, जिहादियों का, इस्लामिक आतंकवादियों का, इस देश को तोड़ने वाली ताकतों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का मुकाबला हम आदर्श से और पुलिस से करना चाहते हैं, हम कभी नहीं जीतेंगे। ये पुलिस, ये फौज, ये व्यवस्था 70 साल में इस्लामिक जिहादियों के डर से कभी भी सच को सच नहीं कह पाती है। इसलिए मैं कुछ कुछ बातें इसलिए कहता हूं नंदिनी जी, ताकि लोग समझें कि हमारी बीमारी क्या है। हम अपनी बीमारी नहीं समझना चाहते हैं और चाहते हैं हम ठीक हो जाएं। हम डॉक्टर को भी सही बीमारी नहीं बताते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर हमें ठीक कर दे। पहली बार आपने डॉक्टर ऐसा बिठाया है जो 15 साल की ट्रेनिंग लेके आया है डॉक्टरी की, इसलिए सर्जरी का भी उसको पता है कि आपको कैंसर है तो आपको सर्जरी करनी है तो सर्जरी कर रहा है। अब तक आपको कैंसर था तो डॉक्टर आपको सर के दर्द की दवा दे रहा था, इसलिए बीमारी ठीक नहीं होती थी। मैं आपसे और आप सबसे यह कहना चाहता हूं, आज के दौर में अगर आपने इतिहास में गलतियां की हैं और यह कह के आपने छोड़ दिया कि चलो भाई इतिहास का हमें क्या करना है, हम आगे बढ़ते हैं, जिनका इतिहास दुरुस्त नहीं होता उनका वर्तमान कभी ठीक नहीं हो सकता। जिस बिल्डिंग की बुनियाद अगर कमजोर है तो बिल्डिंग का जीवन लंबा नहीं चलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी एशियन पेंट लगा दें, ये बिल्डिंग खूबसूरत दिखेगी लेकिन मजबूत नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने बच्चों से, उन तमाम नई जनरेशन के बच्चों के साथ बैठिए
और इतनी जल्दी में मत बैठिए कि आप सोचे कि 2 मिनट में वो जान जाएगा। आप उसको बताइए, नैरेटिव बताइए, अपना इतिहास बताइए। रोज बताएंगे तो एक बात जरूर याद रहेगी। आपको भी फुर्सत नहीं है और मुझे भी फुर्सत नहीं है, और भारत की हजारों हजारों महिलाओं को दोपहर का खाना बनाने के बाद, ये जो इस देश में बहुत सारे बाबा हैं, चमत्कार दिखाते हैं, कोई हरी चटनी खिला करके आपकी नौकरी लगा देता है, कोई समोसा खिला करके आपको बहुत पैसा दिलवा देता है। ये इस किस्म के जो बाबा इस देश में हैं, हमारी माएं बहनाएं चमत्कार के चक्कर में वहां चली जाती हैं। जो उस महिला को, जो उस मां को अपनी बेटी के साथ जो संवाद करना चाहिए,